income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस साल बजट में मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने राहत दी है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तक कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि अगर आपकी एनुअल सैलरी 12,75,000 से कम है तो आपको इनकम टैक्स से राहत रहेगी। लेकिन अब बात हो रही है दशकों पुराने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव की। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 में क्या कुछ नया है, पुराने एक्ट से ये कैसे अलग है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पेश किया जा रहा है। दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और इसके साथ ही ये बिल कानून में बदल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इस बिल में क्या कुछ है जिससे आम जनता पर असर देखने को मिलने वाला है, मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बिल में चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया है। इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार ने कई ऐसे क्लॉजेज को हटा दिया है जो सरकार के हिसाब से इररिलेवेंट थे, और कई ऐसी शर्तें भी हटा दी गई हैं यहाँ पर जो इररिलेवेंट थी, और इनकम टैक्स की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है। सरकार 622 पेजेस के बिल में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जैसे इसमें टैक्स ईयर टर्म को इंक्लूड किया गया है जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। अब असेसमेंट ईयर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पहले इनकम टैक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, तो अब असेसमेंट ईयर नहीं होगा। जैसे हमने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि इस बिल में चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई ही किया गया है। इसमें कोई बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए गए हैं जिससे कि डायरेक्ट असर आपके ऊपर पड़े। सरकार इस बिल को सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज कह रही है, जिससे टैक्स से जुड़े जो कानून हैं उनको आसानी से समझा जा सके। पेनल्टी और कंप्लायंस में कोई भी बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। उम्मीद है कि ये बिल अगर कानून में तब्दील होता है, बनता है, तो ये 1 अप्रैल 2026 यानी अगले साल से लागू हो सकता है। इस बिल में और क्या बातें हैं, तो इस बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो वगैरह आप सुनते हैं, उनको अब कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले से इसमें शामिल थी वो वैसे ही रहेंगी, जैसे कि ज़मीन या बिल्डिंग, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, बुलियन यानी कि सोने और चांदी के बिस्किट या जो बार्स होते हैं, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस जो आपके होते हैं, ड्राइंग्स जो महंगी होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, वो वैसे ही इसमें इंटैक्ट रहेंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बिल में टीडीएस प्रोविजंस और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रेट्स और असेसमेंट टाइम लिमिट्स होते हैं उनको टेबल फॉर्मेट में लाया गया है, और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल यानी कि डीआरपी के रूल्स होते थे उनको और ज़्यादा क्लियर किया गया है, ताकि जो विवाद होता था इन सब मामलों में उनको आसानी से समझकर निपटाया जा सके। सेक्शन 54E को हटा दिया गया है इस बिल से, जो अप्रैल 1992 से पहले के कैपिटल गेन्स पर छूट दिया करता था। साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम बरकरार रहने वाला है, यानी इसमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किए जा रहे हैं, वो वैसे ही रहेगा। बाकी आप जानते हैं कि आपके पास न्यू टैक्स रिजीम भी है, तो आप उसमें 12 लाख तक छूट टैक्स से ले ही सकते हैं। तो जिसको भी जो ऑप्शन लेना है, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम, वो उसको ऑप्ट कर सकता है। नए टैक्स ईयर में अगर कोई नया बिजनेस या फिर प्रोफेशन शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर उसी तारीख से शुरू होगा जिस दिन से वो सेटअप हुआ है बिजनेस, और उसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म होगा। अभी तक इनकम टैक्स में अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था, जहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम होती थी उस पर जो टैक्स लगता था वो अगले असेसमेंट ईयर में लगता था। अब टैक्स ईयर सीधे उस साल की इनकम पर इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा। अब आपको यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स भी बता देते हैं कि मोटे तौर पर इसमें बिल में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये एक्ट पहले 822 पन्नों का था, जिसे अब घटाकर 622 पन्नों का कर दिया गया है, ये एक बात हुई। पुराने एक्ट के 298 सेक्शंस अब 536 क्लॉज में कवर किए जाएंगे।
शेड्यूल्स को 14 से बढ़ाकर 16 किया गया है। कई जो व्याख्याएं हैं यानी कि जो प्रोविजोज हैं एंड एक्सप्लेनेशंस हैं उनको हटा दिया गया है और उन्हें सब सेक्शंस में डाल दिया गया है इस बिल के अंदर। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इस बिल पर एक्सपर्ट भी अपनी राय दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है ये भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले इस एक्ट में कई ऐसे सेक्शंस और रूल्स थे जो आपस में क्रॉस रेफरेंस के जरिए समझ में आते थे, जिससे कि चीज़ों को आप समझने में आसान होगा। अब जो प्रोविजोज और एक्सप्लेनेशंस हैं उनको कम कर दिया गया है, जिससे कोई भी सेक्शन पढ़कर ही समझा जा सकता है और साथ साथ इसमें जो बार बार रेफरेंस ढूंढना पड़ता था वो नहीं ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा सैलरी से जुड़े जो सारे डिडक्शंस होते थे, आप यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात होती है, ग्रेच्युटी की बात होती है, लीव एनकैशमेंट की बात होती है, तो उनको एक ही जगह एक टेबल फॉर्मेट में मेंशन कर दिया गया है इस बिल के अंदर, ताकि आसानी से इन सभी को समझा जा सके। ऐसा नहीं है कि पहली बार इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया जा रहा है, और ये बात पहले भी हो चुकी है। पहले भी कई बार इनकम टैक्स एक्ट को आसान बनाने की कोशिशें हुई हैं सरकारों की तरफ से। 2018 में एक टास्क फोर्स बना था जिसने 2019 में रिपोर्ट सौंपी थी। 2009 में डायरेक्ट टैक्स कोड DTC पेश हुआ था, लेकिन संसद में अटक गया था और 2014 में लैप्स हो गया था। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स बिल 2025 कब तक लागू होता है और क्या इससे आम जनता पर असर पड़ता है। वैसे इसे अगले साल 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाने की चर्चा चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।